खबर में खुश आमदीद, मेरे साथ आरमिद बड़ी खबर, मैं हूं सईद गाजी। नाज़रीन, पहली खबर हम निगरान वज़ीर आला के हवाले से दो नाम और आए हैं और आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए हैं। एक नोटेड मीडिया पर्सन जनाब मोहसिन नकवी साहब और हमारे दोस्त, उनका नाम उन्होंने पुट फोर्थ किया है और साथ ही अहद चीमा साहब, वो भी लाइम लाइट में रहे हैं और कुछ अर्सा उन्होंने जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। इस हवाले से बात करेंगे। और फिर MNA जो हैं 15 मुस्लिम लीग नून के, बताया जा रहा है कि शायद वो अगर नो कॉन्फिडेंस आता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा जाता है तो वो शायद ना आए। यही बातें हम पंजाब असेंबली में भी सुन रहे थे। बहरहाल देखेंगे क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब और कराची मेयर का इंतखाब हमारी दूसरी खबर होगी। क्या हुआ, धांधली के इल्ज़ामात हस्बे मामूल है और MQM बहुत ही नाराज़ है। क्या सिलसिला होगा। शहबाज शरीफ साहब की जो मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश पर यू टर्न लिया है उन्होंने और कहा जी पहले वो मामलात जो हैं वो ख़त्म करें, कश्मीर के जो कंट्रोवर्शियल लॉज हैं, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 200 अरब रुपए के टैक्स जो हैं स्लैब किए जाएंगे फरवरी में अवाम पर IMF की पहली शर्त के तौर पर। जी बड़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो दो नाम दिए हैं तो इस पर PTI का रिएक्शन क्या हो सकता है मुमकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने जो दो नाम दिए थे, अहमद सुखेरा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन उंगली नहीं उठा सकता। अहमद सुखेरा साहब। दूसरा नाम था उनका नासर तारिक खोसा साहब, नहीं सर, नासर सईद खोसा साहब, माफी चाहता हूं। वो भी नीट क्लीन है, इवन के वो नवाज शरीफ दौर में, शहबाज शरीफ दौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। आज जो दो नाम नून लीग ने दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है नून लीग ये लड़ाई करना चाहती है। देखें, निगरान हुकूमत में हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल नाम दिए जाते हैं कि जिसकी किसी एक सियासी जमात से बहुत ज्यादा वस्तगी ना हो, जो मेरिट को तरजीह देता हो। आज तक तारीख में जितने भी नाम लगे हैं निगरान हुकूमत कभी उस शख्स को नहीं करते। अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहते फवाद चौधरी को वज़ीर आला बनाओ, निगरान हुकूमत क्या नून लीग मानेगी? मुझे लग रहा है नून लीग अब सारा डिपेंड कर रही है। अहमद सुखेरे की क्रेडिबिलिटी इन सब में आउट क्लास है। वो इस वक्त भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो इमरान खान साहब के साथ भी थे, नून लीग के दौर में भी रहे और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हैं। तो नासर खोसा साहब भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं। और नून लीग ने जो नाम दो भेजे हैं, नहायत काबिल एहतराम है, हर नाम ही काबिल एहतराम है, लेकिन इनके नाम किसी न किसी सियासी जमात की वाबस्तगी या कुर्बत बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है नाम जान के लड़ाई के लिए भेजे गए हैं कि जाए इलेक्शन कमीशन के पास। बड़ी साहब, यहां मुझे आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं हमारे दोस्त, उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए और 35 इस्तीफे अब कबूल कर लिए हैं क्योंकि मुस्लिम ये वापस जाने का इन्होंने इंदिया दिया था कि हम वापस जाके तो वहाँ पे इनको बुलडोज नहीं करने देंगे। तो उन्होंने अब वो 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। तो अच्छी खेल चल रहा है और सारा जमहूरियत के तहत हो रहा है। काजी साहब, बदकिस्मती है इस मुल्क की। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अप्रैल के इस्तीफे दिए हैं और यार इतने डरपोक बुज़दिल हो तुम PDM वालों, वो इतने नखीद हो तुम कि वो मिन्नते कह रहे थे सिर्फ 3 दिन पहले, अब उन्होंने कहा वापस आ रहे हैं। मेरी वही अर्ज करो, 3 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम असेंबली में जा रहे हैं, आज इस्तीफे इसमें एक और बात, अब काजी साहब स्पीकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे थे एक नाम आया, हाँ, और सिंगल मेरे पास हैंड लिखा है। किस बेस पे इन्होंने किया? क्या कोई अदालत इनको पूछेगी यार ये मुल्क मामा जी का घर बनाया था तुमने? तो खुदा का वास्ता इस मुल्क के फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और चौधरी साहब, आपने क्या PDM की नींदरें हराम कर दी हैं? आपने सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। आप कह रहे थे आप असेंबली में जा रहे हैं, सुना है PDM के लश्कर ने 35 नाम और कर लिए हैं। तो माजी में ये नाम क्यों नहीं तस्लीम किए गए थे? देखिए, बात यह है कि अभी तो सरप्राइजेज आना शुरू हुए हैं। अभी इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन हमें दें और आपको ये हुकूमत जो है वो तख्त से तख्ते पे नजर आएगी और मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, हम अपनी पूरी संजीदगी से चाहते ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं और हमारी जिस वक्त सियासी पोजीशन है उसका तकाजा ये है कि मिनिमम कंसेंसस हो चीज़ों पे। लेकिन अगर वो मानेंगे ही नहीं तो फिर जाहिर है हमें तो आगे बढ़ना है।
अच्छा तो इसमें एक रहनुमाई फरमाएं, जो आज मुस्लिम लीग पीडीएम ने 2 नाम दिए हैं, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और गालिबन आहद चीमा साहब के, क्या ये शफाफ तरीका है? डू यू थिंक, आप एक लायर वकील भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, उमर केयर टेकर तो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल लोग होते थे। देखिए ना, इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे इनका सिस्टम के ऊपर एक समझिए कि एक जो प्रोसेस है उसको चलाने का जो इनका एक माइंड सेट है उसका अंदाजा लगा लीजिए, और आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग हैं। तो एक टोटल नॉन सीरियस किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि किस तरीके से आइन के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ सियासत के तकाजे होते हैं। और हमने जो दोनों नाम दिए हैं, तीनों नाम दिए हैं, वो बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल सुलझे हुए लोग हैं। और आप अहमद नवाज सुखेरा हो या नासिर खोसा हो या नसीर खान साहब हो, इन तीनों की जो और स्पेशली दोनों लोग जो हैं जो ज्यादा नोन है, नासिर खोसा और अहमद नवाज सुखेरा, उनकी इंटेग्रिटी है, उनका सिविल सर्विस, आप किसी को पसंद हो ना पसंद हो, उनका जो सिविल सर्विस में कद है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा मेरे साहब, सॉरी माफी चाहता हूँ, सईद काजी अर्ज कर हुजूर, ये 15 MNAs का क्या किस्सा है कि बड़ा संजीदगी से खबरें उठाई जा रही हैं और आ रही हैं कि जनाब अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए, ट्रस्ट वोट के लिए कहा जाता है पीएम साहब को, तो शायद ये कुछ नासाजी तबा के बाद शायद ना हो, एक कोई है या अफवाहें हैं? मैं ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में, भी सारियां गल्लां होने ना पुछ लो। तो सब है फिर साडे नाल ते तुसीं हमेशा तरोई कीता है, हुण ए दस दिओ, मैं तुहानूं खबर दे देना, तुसीं ते साडा मूड नहीं ठीक। शाहिद हकान अब्बासी साहब भी बहुत सख्त नाला है, इस वक्त भी वो एक जगह खुफिया मीटिंग कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ। क्या इस किस्म की इतलात जनाब के पास है? आप तो साहब सियासत है। चौधरी साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। सबके साथ लाइन इसको तो छोड़े ना, मुझे आप चलें दोबारा राब्ता करें, मुझे ये खबर दें पहले, ये आपने क्या बम फोड़ दिया कि जी अपने हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो कहाँ बैठे हैं इस वक्त? तबले जंग बचा चुके हैं शाहिद खान अब्बासी। उसका नाराजगी क्या है? नाराजगी है। नाराजगी से बड़ा लफ्ज कौन सा होता है? नाराजगी कहते हैं, वैसे गी नहीं होता। नाराजगी क्या है? नाराजगी का कोई तब पैड़ दिया लफ्ज दो, दबड़ दूस टाइप, जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं, इंतहा है। और किसी भी वक्त ये तरदीद कर सकते हैं, उनका राइट है। मैं तुराब साहब कहूंगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब को भी ट्राई कर ले। मेरी इतला है कराची में है, 3 मीटिंगें कर चुके हैं और वो आज इस वक्त तक 7:12 तक नून लीग छोड़ने के लिए यहां तक आ चुके हैं। और 15-20 कुछ बताया है उनको, क्या उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उनके 101 तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरह 8 महीने में उन्हें कॉर्नर किया गया, उनके खिलाफ लॉबियां की गई खुद नून लीग में। मिफ्ता इस्माइल साहब उनके करीब थे, मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया गया और उसमें पिंडी रेंज के भी 3 MNA शामिल है जो नून लीग से झूठे हो पिया, तुम भी झूठे हो। चलें, अब ये भी बात आ गई, खबरों पे खबरें दे रहे हैं बड़ी साहब, आज तो खबरों की बरसात हो रही है। ये 35 लोगों के इस्तीफे अगर वो कबूल कर लेते हैं तो मेरे दोस्त जनाब, मेरे तो करीबी अजीज़ भी कह सकता हूँ उनको, परवेज़ अशरफ साहब को, कि वो पहले तो वो फरमा रहे थे कि 1 by 1 आएंगे, तो बहरहाल उनका सवाबदीद है, वो मंजूर भी कर सकते हैं। स्पीकर नहीं, सवाबदीद नहीं। जब मुल्क आइन और कानून की बजाय जिद अना और हड धर्मी पे चले तो उसकी दास्तान भी नहीं होती दास्तानों में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा था। कोई सुप्रीम चीफ मोहतरम काबिल एहतराम स्पीकर साहब से पूछे कि आपने 8 महीने नहीं किए। अब एक अपोजिशन लीडर तो इमरान खान कहते हैं अदम एतमाद लाएंगे, आपने रातों रात कर लिया। यार कानून है कि मजाक है? आपके घर का है, मामा जी का अदालत है कि जिस वक्त चाहो जो चाहो कर लो। सब एक बात और भी है ना, हर चीज गलत तो नहीं होती, हम क्यों इतना नेगेटिव होते हैं? मतलब चंद दिन पहले एक अपॉइंटमेंट हुई, एक है हमारे दोस्त इजाज एहसन अवान साहब जिन्होंने बरी किया था इस FIA के केस में शहबाज शरीफ साहब को, वो लगे हैं कमिश्नर, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगे हैं। तो साफ सुथरी अपॉइंटमेंट भी तो हो रही है साहब। मुल्क में अब जब ऐड दिया करे ना, मेरिट दिया करे, जी जी, जराइम पेशा हो, नहीं वो तो नहीं, सुन लेना यार, ये तो जराइम पेशा नहीं है ना, ये तो मुअज़्ज़ज़ जज से किसी एक शख्स की मैं कह रहा हूं। ऐड अब ये आना चाहिए जराइम पेशा हो, जालसाज हो, जेल में रहने का तजर्बा हो, कमो बेशतर 10-20 पर्चे हो और उसकी शराफत की, दयानत की, ईमानत की कोई गवाही ना दे।
फिर मेरिट ये रख नहीं भट्टी साहब, इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत से जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया। एतजाज हसन साहब ने पूरी लिस्ट थी, वो मुअज़्ज़ज़ जज थे, अपराइट लोग थे, और उन्होंने कोई डंडी नहीं मारी जिंदगी में। मैं किसी एक फर्द वाहिद की तो इधर बात ही नहीं कर रहा, किसी एक फर्द, जो मैं कह रहा हूं कि आपने रिजाइन पहले इस तरह यार अपनी मर्जी से किए, और आप बार बार कहते रहे जब तक हाथ से लिखे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब एक आदमी जो एक मनी लॉन्डर 16 अरब रुपए के केस वाले को बरी करता है, तो फिर आप कह देना पाकिस्तान में पढ़े लिखे ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लोगों की गुंजाइश नहीं है, यहाँ जराइम पेशा चाहिए, यहाँ माफिया चाहिए। देखें भट्टी साहब, ये जो दूसरा नाम था अहद चीमा साहब का, जिनको तनख्वाह के अलावा 14 लाख रुपए पहले भी मिलता था, तो ये अपनी सलाहियत से लेते थे, और शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी किसी ना फायदा लिया है ना किसी को फायदा दिया है। काजी साहब, आज तक जितने भी केयर टेकर आए हैं, हमेशा हुकूमत हो या अपोजिशन कोशिश करती है कि ऐसे नाम दें जिसमें मुखालिफ पार्टी भी उन पर उंगली ना उठा सके। मुझे इनमें अहमद सकेरा के अलावा और नासिर खोसा के अलावा कोई नजर नहीं आता, मैं तीसरे साहब को जानता नहीं। अब जो नाम हुकूमत ने दिया, मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि इधर आज तीसरा दिन है, वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई फैसला नहीं होगा, फिर कमेटी के पास चले जाएगा स्पीकर के पास, 3 दिन वहां भी कोई फैसला। लेकिन आप एक बात, अगर इलेक्शन कमीशन से डील हो चुकी है तो फिर एक अलग बात है, फिर समझें इस मुल्क की सियासत को सांप डस रहे हैं, सांप डस रहे हैं। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहूंगा भट्टी साहब, आप गुस्से में हैं। आज देखे ना, गुस्से में क्या, मैं किसी दिन कंध टप गया। आज बिलावल साहब ने कराची के अवाम का शुक्रिया अदा किया, तो लगे हाथों अगर वो इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा कर देते तो कोई बुरी बात थी। भट्टी साहब, कादी साहब, लाहौर में जो दिल खराश वाक़यात लातदाद हुए, एक सानिया मार्टोन में लोगों को शहीद कर दिया गया था ताहिरुल कादरी के, LDA को आग लगा दी गई थी। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि देखें, हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है, कैबिनेट में भी उठाते हैं, आप दोस्तों को याद रखें, लेकिन उनका करैक्टर जरूर सोचें। काजी साहब, मैं फिलहाल इसमें नहीं आ रहा। हाँ, जब किसी और की, हम नेपाल की बात करें, हम चलो खटमंडू में 2 एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, आपस में सख्त दस्तों गिरेबान है। तो आपने एक साफ शफाफ इलेक्शन कराना चाहता है, तो दोनों की कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल बंदे लाए कि उनका मुखालिफ भी उन पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर मुल्क चलाना है, अगर चाचा जी का बाग चलाना है, लुटमार करनी है, आगे डिफॉल्ट तो हो चुके अमलत, थोड़ा सा इंच रह गया ना इतना डिफॉल्ट होने के करीब। तो काजी साहब, कुछ मैं तो समझता हूं इन लोगों की वजह से हम इकोनॉमिक सुपर पावर बने हैं, जो अच्छी अपॉइंटमेंट करते रहे। कुछ तो असूल रहने दे यार, कुछ रवादारी रहने दे, कुछ बड़ों का एहतराम रहने दे, कुछ करैक्टर की भी इज्जत रहने दे। जरूरी नहीं कि मैं कब्जा नहीं कराता, मैं शराब नहीं बिकवाता, मैं जुआ नहीं कराता, मैं किसी बड़े आदमी को उसकी मनपसंद चीजें तोहफे में नहीं देता तो मुझे कुछ जगह भी ना दो। ये मत करे काजी साहब। आपके 7.5 लाख करीम लोग चले गए हैं, किसी एक बड़े नालायक लोग थे, डिग्रियां लेते रहे, IT की डिग्रियां लेते रहे, जज से हासिल करते रहे, रिटायर्ड ब्यूरो, यहाँ पे आप करते, आप अरबपति बनते। अब अहमद सखेरा के बारे में मुझे नालायक लोग थे। नहीं कादी साहब, 7.5 लाख जो भाग गए हैं, वो बड़े नालायक लोग। मेरे भी दोस्त हैं, नहायत सुन ले, लेकिन यार वो नून लीग से वाबस्तगी छुपी हुई नहीं, और उनका झूठा होगा, वो बेचारे जेल भी गए। आप यार नाम ऐसे दें जो कम से कम परवेज नहीं चाहे भी तो उन्हें डिनाई ना कर सके। क्या कैसा, मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। नासिर खोसा साहब, आपने नाम था नासिर खोसा, नासिर सईद खोसा, वो तो उन्होंने पहले भी नाम दे चुके हैं, वो वैसे उन्होंने खुद रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी आला जगह पे आके अपना नहीं बजाय कादी साहब पंजाबी च कहंदे ने कोलियां दी दलाली च कोई नहीं इनकार कर दिया बाय द वे। अच्छा, हाँ जी, नाम किसने दिया था? एहसन भवन साहब का नाम मुस्लिम लीग नून ने दिया था। अच्छा, अगर मुझे आप कहते ना एतजाज एहसन साहब का नाम आया तो मैं बड़ा खुश होता। मुझे आप कहते कोई ऐसा आदमी जो ईमानदारी से चलता हो, साफ शफाफ चलता हो, मैं खुश होता कादी साहब। लेकिन ये नाम देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की असल डील। यार एहसन भवन साहब ने बड़ी बात है, इनकार कर दिया उन्होंने। यार वो हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, और हाई कोर्ट बार के सदर का मुझे लगता है CM निगरान से बड़ा उनका प्रोफाइल नहीं, उनका ज्यादा। एक वकील हाई कोर्ट बार का सदर रहे और मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट में वो बड़े पेशरफ्त है, उन्होंने अच्छा किया। कादी साहब, मुझे लग रहा है ये फैसला
ना अपोजिशन लीडर और सीएम में हुआ, ना कमेटी में, और जान के ये नाम दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का नाम लाया जाए। ये मुझे खतरे की घंटी लग रही है। और फवाद सब सो गए हैं, उन्हें कहा फोन तो सुन लें। एक तो पीटीआई वाले ने नखरे बड़े वो आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बट साहब एक और क्यों ना मुल्क के वसी तर मफाद में अगर हम एक आईनी तरमीम लाएं कि जनाब ये 2 खानदानों में से निगरान कैबिनेट बनेगी, तो ये लड़ाई भी खत्म हो जाए। कोई चाचा मेरा लग जाए, मेरा भतीजा लग जाए, मेरा पुत्र लग जाए, काजी साहब क्या पता कौन धोखा दे जाए आखिरी वक्त। अगर मुझे पूछें आप कि मौजूदा सियासी जो हालात हैं, जो खींचातानी हो रही है, इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी, किसने क्या किरदार अदा किया, किसने पैसे बांटे, कौन इन्वेस्टर था, किसने जोड़ तोड़ किया, किसने कौन से होटल में कमरे कराए, तो मेरी नजर में जो डिजर्विंग नाम है, ईमानदारी से कैसे मेरा गुस्सा नहीं होंगे, मुझे मारेंगे नहीं हजूर, मेरी ताकत है। जुनैद सफदर केयर टेकर वजीर आजम पाकिस्तान का सूट, मैं समझता हूं इस पे अगर उनका बेटा अभी छोटा है, लिहाजा वो 1 साल का बच्चा वजीर आला बन सकता है, उसकी भी तरमीम कर लेते हैं तो चलाएंगे तो यही ना पीछे, तो ये कर लिया जाए। वैसे बच्चे गैर सियासी होते हैं। अगर 1 साल का बच्चा जुनैद साहब से पता करें उनकी फैमिली में कोई बच्चा है 2-3 सालों का, कुछ कंडीशन डालें कि भाई कोई जो है मनी लॉन्ड्रिंग का तजर्बा हो 5 साल का, 10 साल का, इस तरह का कुछ चले दफा करें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बड़ी साहब, यार आपके सूबे की नाम आ रहे हैं और एक सियासी जमातें PDM 13 मिलकर नाम दे रही हैं। हमें देखना ये है कि ये बहुत अच्छे होंगे, क्रॉस दी बोर्ड हर लिहाज से अच्छे होंगे, क्या इनकी सियासी व्यवस्थगी। और भट्टी साहब मैं आता हूँ आगे बढ़ता हूँ, और जोड़ तोड़ का तो कोई हिस्सा नहीं रहा। भट्टी साहब मुझे चंद बातें बताएं, 3 बातें जोड़ के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मरियम साहब आप बनी चीफ ऑर्गेनाइजर, नवाज शरीफ साहब ने बनाई, हमजा शहबाज साहब ने अपने तमाम जो अपनी इख्तियारात हैं वो दे दिए मेरे दोस्त अहमद खान साहब को, मोहम्मद अहमद खान साहब को। उधर से आप साद रफीक साहब कल कहते हैं ये डायनेस्टिक, ये चेचक ज़्यादा उसमें मैं कोई और काजी साहब ये हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। अच्छा काजी साहब, और ऊपर से आपने बम फोड़ दिया शायद खकान अब्बासी साहब का, मेरे मोहतरम। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, वो इस वक्त कराची हैं, तो आप सब उनसे चेक कर लें। काजी साहब गुजारिश ये है, मेरे अपना जाती ख्याल है मोहसिन नकवी साहब भी माजरत कर लेंगे, मेरी राय है। मोहसिन साहब का अपना भी एक प्रोफाइल है, अपना काम है, एक टीवी चैनल के माशाल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला और उसमें इजाफा फरमाए। तो हुकूमत की मुझे इरादे खतरनाक लगते हैं। एक तरफ ये 2 नाम आए, दूसरी तरफ 35 स्पीकर साहब से कोई बंदा पूछे यार आप 6 महीने से रोजाना टीवी पे आके भाषण देते थे कि जी मेरा कोई तरीका है, 3 बंदों से ज्यादा सुन नहीं सकता। एक बयान की मार हो आप कि इमरान खान ने बयान दिया मैं इस्तेमाल लाने लगा, तो आप ये भाग गए। अभी वो हमें भी भाग गया, मेरा दोस्त फवाद चौधरी साहब भी भागना तो नहीं कहना चाहिए, लाइन कट होगी नहीं, फवाद चौधरी साहब की तो लाइन कट गई, लेकिन काजी साहब मौजूदा हुकूमत जमहूरी तरीके से नहीं चल रही। अगर मैं इजाजत दे दें मैं लफ्ज़ ये कहने की, ये अंदाज अच्छा नहीं। भट्टी साहब मैं जब इतने मेरिट पे लोग एलिवेट हो रहे हैं, एक जज साहब को भी नौकरी मिल गई है, इससे पहले भी मिली थी, एक जज साहब जो भी गवर्नर ही तो इंतकाल फरमा गए और बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ कराची के, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। इस तरीके से रफीक तारड़ साहब जो है, तो ये इनके सारे तजर्बे से हम फायदा क्यों नहीं उठाते, और उठाते भी रहे हैं। तो फिर इसीलिए तो आज हम सुपर पावर हैं। मैंने 100 मसलों का हल बना दिया, जुनैद सफदर को वजीर आजम केयर टेकर बना दें। अगर उनका कोई फैमिली में 2-3 साल का बच्चा है, कोई फैमिली के वालिदैन उनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर लेंगे, उसे केयर टेकर वज़ीर आला बना दें, तो इस तरह मुल्क के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, इकानमी आपकी पटरी पर आ जाएगी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा, गरीब आदमी का पेट भर देगा। काजी साहब आवाम की भलाई सोचे। अरे मैं हिसाब लाया कि शहबाज शरीफ बहुत ज़ीरक सियासतदान है, अगर ये अल्लाह ना करे इंडिया चले जाना, ये मुद्दा मार्शाला लगवा देंगे। नहीं अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े अहम लोग हैं। लेकिन भट्टी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें ना, अब हम जिस मकाम अच्छा पिछली दफ़ा डॉक्टर हसन अस्करी थे, किसी ने उन पर नाम उठाया? उंगली नहीं भाई साहब, क्योंकि वो भी एक जनवन लीग ने एतराज़ किया था उन पर, पता नहीं क्यों। अच्छा फूलन देवी फौत हो गई है, इंडिया की एक थी, और इधर एक अनु चुमेल था, उसमें मैंने एतराज नहीं करना था बिल्कुल। अगर उसको इधर एक हम तो अनु चुमेल है, पुलिस मुकाबले में मारा गया है। एक और था इश्तियारी। मैं सोच रहा हूँ वो जिंदा होते तो वो एलिजिबल ना होते इस वक्त अहम पोस्टों के। जिस किस्म की सजेशन आ रही है, मतलब है कंसिडर करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखें
कहता सारा पिंड मर जाए। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि तायात नाअहली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जुर्म किया है तो माफ़ी भी हो सकती है और उसके बाद वो सज़ा ख़त्म करके दोबारा उन्हीं खजानों पर, हमारी अमानतों पर बैठ के दयानतदारी से काम शुरू कर सकते हैं। हम तो नहीं रोका, हम तो नहीं रोका। सब ऐसे ब्रेक है बड़ी साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो। इसके बाद ये एक इंटरनेशनल खबर ही समझ लें, शहबाज शरीफ साहब की जो मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश थी। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो मईशत का है ना थीम या जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं, ये सब स्क्रिप्ट्स को ले बैठेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये भट्टी साहब हम इस पे बात कर रहे थे इस्तीफ़ों पे, और अभी शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि साबिक़ वफाकी वज़ीर और PTI के रहनुमा जनाब मुराद सईद साहब से हमारी बात हो जाए। जो ही उनसे रब्ता होता है तो हम ये बात आगे बढ़ाएंगे। भट्टी साहब, मुझे रैटल कर दिया, मुझे लगता है इमरान खान ने कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ साड़ियाँ हमदर्दियाँ अपनी कमज़ोरियाँ। मुझे अपनी सियासत पे अब ताज्जुब, हैरत और अफसोस भी हो रहा। सियासतदान, हुकूमतें सियासतदानों ने करनी है। इमरान हाँ चीख उठे, शाह महमूद कुरैशी सब दीगर कायदीन गए, हमारे इस्तीफे नहीं कबूल किए। 3 दिन पहले एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि जी मैं असम्बली में जा रहा हूँ और अदम एतमाद करने लगूँ। उसकी वजह है नून लीग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। आज आपने 35 रिजाइन कर ली एक्सेप्ट, और 9 तारीख को मुराद सईद से मेरी खुद बात हुई है। हम उनका इस्तीफा भी तुराब साहब को भेज देते हैं कि यार ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने सियासत को। कोई मुल्क जब उन्होंने वापस, देखिए भट्टी साहब, जब उन्होंने कहा कि हम असम्बली तोड़ने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि जी जाके कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया कि असम्बली नहीं तोड़ सकते, और पहले कह रहे थे असम्बली तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। नहीं कादी साहब, ये मुझे बताएं मुल्क किसी कायदे कानून के तहत चलता है कि मेरा ख्याल है भट्टी साहब धक्काशाही से, पंजाबी में कहते हैं नहीं सुलह कर लेनी चाहिए खान साहब से इनको। अगर अब आप 9 महीने पहले जो मुराद सईद और दीगर लोगों ने इस्तीफा दिया है और आप 9 महीने बाद इस खौफ से कर रहे हैं कि अदम एतमाद ना आ जाए, तो इस तो बेहतर है जाके इमरान खान को यार माफ कर दे, तू साढ़े को जीत गया। असी पहले NRO लाते देंदे रहंदे सा, मुक मुका हो जाता सी, साडा पीपल्स पार्टी का मजाक चलता था। अब इमरान खान ने इनकी सियासत को एक्सपोज कर दिया, लोगों को ले आया कि भाई आपके लीडर आपके नाम पर आते हैं लेकिन आपस में NRO करते हैं। अगर काजी साहब 35, मुझे इस पे एतराज नहीं है, तो पूरे क्यों नहीं आज की? लेकिन बड़ी साहब 123 या 25। एक मिनट, मैं ये आपकी बात पे कमेंट करना चाह रहा था। मसला ये है कि ये जो इससे पहले जब उन्होंने कहा कि जी हम असम्बली तोड़ते हैं, आप कहते हैं तोड़ते क्यों नहीं है, तोड़ते क्यों नहीं, वो असम्बली तोड़ने को गए, आपने स्टे ले लिया, अल्टीमेटली वो टूट गई, मगर हाँ इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की। अब खान साहब ने कहा जी वापस आए, इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इस्तीफे जो हैं वो उन्होंने कहा जी हम वापस आते हैं और आके असम्बली में बैठते हैं। तो आज 35 इस्तीफे भी बड़ी साहब उन्होंने कबूल कर लिए। तो ये अब क्या काजी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ये दो, तो मुझे ऐसे लग रहा है इस मुल्क में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जो जिस सीट पे बैठा है पता लगा वो खुदा है। पिछले दिनों में एक बड़ी अहम शख्सियत का दमाद था, लाहौर में SP तैनात था, उसने 2-4 कब्जों की कोशिश की, उसका सुसर कोई सुना है हमें, उसे DPO लगा दिया। अब आप कह रहे हैं कि जिसने शहबाज शरीफ का फैसला किया उसे क्या लगा दिया? वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। 9 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजाइन देती है, आप उनके इस्तीफे, अब जब वो इत्तेमाद का वोट का कहता है। भट्टी साहब, वैसे एक कानून है कि सियासत में आपको जाने के लिए अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो 2 साल का अरसा, तो ये इन सरकारी मुलाजिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जज है तो उसी वक्त लगा दो, ये थोके साहब लगा दो ना। काजी साहब, ये आप कानून कह रहे हैं, लेकिन मुल्क में ला कानूनियत चल रही है इस वक्त। जितनी रिस्पेक्ट, कानून ऐसे ही हो, हम तो नहीं बता रहे। नहीं, मैं जो तो चल रहा है मैं तो वो कह रहा हूं ना। अब मुझे बताए, जिस मुल्क में शहीद अरशद शरीफ के कातिल ना मिले, शहीद अरशद शरीफ, और छोड़ दें एक बोल के हमारे साथी शाहिद असलम ने खबर दी, सिर्फ खबर, उसे गिरफ्तार कर लिया। यार साफी शोर से खबर नहीं देगा तो क्या करेगा? यार क्या कर रहे हो? खुदारा हुकूमत पीपल्स पार्टी करे, 100 दफा नून लीग करे, इमरान खान करे, लेकिन आइन और कानून को पांव तले ना रोंदे। आज भी शहीद अरशद शरीफ की वालदा कादी साहब बीमारी में झोली उठा उठा के बददुआएं दे रही है। कादी साहब, खुदा के लिए इस मुल्क को कायदे आदम ने बनाया था कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, जहां किसी की हक तलफी ना हो, अकलियतों को भी इंसाफ दिया जाए। इन्होंने इंसाफ, यार एक तो भट्टी साहब ये तीसरे दौर में शफाफ होकर निथर के जमहूरियत आ गई है
ये 3 दौर हैं जिसमें मार्शल लॉ की आलूदगी नहीं आई और 3 अदवार आए हैं तीनों पार्टियों के। और मैं समझता हूँ अब तो जमहूरियत और हमें एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में कितने घंटे रह गए हमें। काजी साहब, मैं अदब एहतराम से, तीसरा दौर है, अच्छी बात है, मार्शल लॉ नहीं आई, लेकिन किसी भी आमरीत से आइन की वायलेशन जो इस दौर में हो रही है मैंने कम से कम नहीं देखी। हो सकता है आपने देखी हो। ज़ियाउल हक का सुना था कि बड़ा जालमाना जाबराना दौर था, वो आपने देखा, मैंने नहीं देखा। इस दौर से बेहतर यार कोई आइन, कोई कानून, कोई अदारा बचा ही नहीं जो इनका जाती गुलाम नहीं है हुक्मरानों का। एक पुरकशिश ओहदा लेने के लिए आप डाकू चोर भर्ती कर लेते हैं, कोई करैक्टर रहा ही नहीं। कोई होता है कि ये बंदे का माजी क्या है, हाल क्या है, इसने अगर पैसा लिया तो किस तरह जायज तरीके से लिया, नाजायज से, ओहदा लिया नाजायज तरीके से लिया। अब एक तरफ रातों का ऐसा, मुझे ये बताया, अचानक एक तरफ शाहिद हकान अब्बासी मीटिंग कर रहे हैं बड़ी अहम, रास्ते जुदा करने के लिए, दूसरी तरफ 3-4 दिन पहले तक स्पीकर मोहतरम, क्या नाम है आजकल उनका, कौमी असम्बली के स्पीकर साहब, कौमी असम्बली के स्पीकर जो हमारे राजा परवेज अशरफ साहब, मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब 3-4 दिन पहले तक कह रहे थे मैं ऐसे रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये जालसाजी से नाम आया है, अंगूठे सही है नहीं, साइन सही है या नहीं सही, उन पे इतराजात कर रहे थे। आज अचानक 35 कर लिए, तो पूरे क्यों नहीं किए? क्या ये सारे 1 बाय 1 उनके पास गए, सब ने एक एक करके इनफरादी तौर पे हाथ से लिखा? सब ये लेकिन बड़ी साहब एक बात भी तो देखें ना, एक बात जरा इस बात पे गौर करें। पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें मांग ली हैं PMLN से? सिर्फ 50-60 मांग ली हैं यार, हक है ना उनका। अच्छा, उन्होंने मांग ली। दूसरी हालत देखें कि ये हुकूमत, चले आपने केसेस का वो हमें फ़ायदा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, और वो जो नाजायज़ केसेस बने थे उनको ख़त्म करने वालों को भी हमने नवाज दिया, जिस तरह आपको, या उनको मेरिट पे लगा दिया। अब बात क्या है, हालत ये है इनकी कि IMF कहता है कि मैं आपको देने लगा हूँ पैकेज, तो इनकी बाँ हो जाती है। वो कहते हैं नहीं देना, कोई रास्ता छोड़ा है। मैं अभी ये कहा ना, अपना बाजवा साहब ने फरमाया था कि मैंने अगर NRO दिया है, और वो ठीक कहते हैं, उन्होंने जो इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया है और जो इनके साथ कर गए हैं कि IMF का पैकेज लें तो मौत, ना लें तो मौत, तो वो तो ठीक ही करके इमरान खान साहब को इससे ज्यादा किसी ने फेवर क्या करनी थी? तो काजी साहब, मेरी नहायत अदब एहतराम से, नहायत काबिल एहतराम, पीपल्स पार्टी की क्यादत हो, नून लीग की मौलाना, सब काबिल एहतराम है। ये दूध पीते बच्चे हैं, ना लेते हुकूमत। अच्छा, फजल कैसे दी है? फजल रहमान साहब का बयान भी सुन लें, वो कह रहे हैं केयर टेकर्स बन जाएंगी, इलेक्शन नहीं होंगे। काजी साहब, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं, मुल्क में खून रेजी चाहते हैं। मुझे खदशा है कि एक बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान की आवाम को टकराव की तरफ भिजवाया जा रहा। कोई ऐसी मुझे सिमत नजर नहीं आती जिससे मैं कहूं मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरी जान से प्यारा मुल्क, तरक्की की तरफ जाएगा। जिस तरह आप आइन और कानून की धजकियां उड़ा रहे हैं काजी साहब, आप मैं रोदेश्वर वाले दिन जवाब दे होंगे। जी बिल्कुल, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, 2 नंबर अपॉइंटमेंट्स, ये सब कुछ मैंने किया। बड़ी साहब, मैं आपका इल्ज़ाम कबूल कर लेता हूँ, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा मैशत का नाम होगा, उनसे पूछेंगे ये 200 अरब रुपए का जो टैक्स लगेगा फरवरी में, इसमें कितनी खुशहाली आएगी वतनी अजीज़ में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ हैं मैशत के हवाले से एक बड़ा जय्यद नाम जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये 200 अरब रुपया टैक्स अगले फरवरी में लगना है, इट विल बी परहैप्स पहली किस्त होगी ये हमारी। दूसरी बात ये कि आज स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात हुआ, और फिर तीसरी खबर बुरी ये थी कि LC जो है PSO की, वो भी अगर नहीं खुलती तो 1-1.5 महीना या जो भी टाइम है वो बड़ा दुगुरगू हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, ये 200 अरब रुपए का टैक्स लगा के हमें 1.1 बिलियन मिल जाएगा ताकि हम दीगर लोगों से भी मांग तांग लें? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ एक चीज से काम नहीं होगा। आपने अपने लेटर ऑफ इंटेंट जो आपने इशू किया था IMF को 90 रिव्यू के आगाज में, उसमें आपने कुछ बहुत अहम कमिटमेंट्स किए थे। सबसे अहम इशू इस वक्त जो है वो ये कि हमारा एक्सचेंज रेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए।
इस वक्त हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना हल्का सा फ्लोटिंग रेट रखा है, 10-15 पैसे रोजाना गिरता है रुपया, मगर फासला जो है आपके फ्लोटिंग रेट में और ब्लैक मार्केट रेट में खुदा न खास्ता 20-25 रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है और उसके नतीजे में बहुत से नुकसान हो रहे हैं। अब आप देखिए पिछले महीने रेमिटेंसेस में कोई 19% कमी आई है और साल भर में इस तरह अगर सिलसिला चलता रहे तो रेमिटेंसेस में तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर का नुकसान होगा, इसलिए कि पैसे हुंडी में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि ये एलसीज को रोकने का जो सिलसिला है उसके नतीजे में पिछले 6 महीने में तकरीबन आपने 6 अरब डॉलर के बरामदात को रोक दिया है, जिसमें बहुत से अहम आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल है, खाने पीने की अशिया हैं, हज़ारों कंटेनर कराची में खड़े हुए, वहाँ सुना जगह ही नहीं है और कंटेनर्स के लिए। तो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है ये बहुत अहम है, इसको ये फासला कम करना है दोनों मार्केट्स में। दूसरी तरफ आपने कमिटमेंट किया है और आज शायद मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि गैस की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा और बिजली के निर्खों में भी कुछ इजाफा करना पड़ेगा। और आखिरी बात, यस, आपने जो कहा कि 200 अरब के आपको प्रपोजल्स लाने हैं, हालांकि हमारा अंदाज़ा यह है कि साल भर में रेवेन्यूज़ में तकरीबन 500 अरब की कमी आ सकती है। तो आने वाले रिव्यूज़ में IMF जो है वो आप पर प्रेशर डालता रहेगा। तो लिहाजा इस वक्त हालात बहुत ही अनसर्टन होते जा रहे हैं और हम सब परेशान होते जा रहे हैं कि इन हालात में हुकूमत तेज़ रफ्तारी से उनको इक़दामात लेने चाहिए थे ताकि हम दिवालिये से बचें, मगर ऐसा हमें बिल्कुल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैं इसे कहूँ कि इट्स हॉब्सन चॉइस वाला मामला भी हो गया है? अगर हम ये प्रोग्राम हमें मिल भी जाता है तो जो टैक्सेस हमें स्लैब करने पड़ेंगे, डॉलर फ्लोट होगा, कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं रुकेगा, नहीं लेते तो ऐसे नहीं लगता कि सरकार जो है वो प्रोग्राम लेने में भी डरती है और ना लेने में भी डर रही है? हम किसी ऐसे नुक्ते पे पहुंच गए हैं? देखिए, खुदा न खास्ता अगर आप दिवालिये की तरफ पहुंच गए तो नुकसानात तकरीबन 2 से 3 गुना हो सकते हैं। आपके अफराद की ज़र की रफ्तार जो है इस वक्त 25% के रेंज में है, खाने पीने की अशिया 35%, ये 2.5 से 3 गुना बढ़ सकता है। अगर आप IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें भी इजाफा होगा। अफराद ज़र हमने एस्टिमेट किया है 25 से 35% तक जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता आप दिवाली की तरफ पहुंच गए तो 70% तक भी अफराद ज़र की रफ्तार हो सकती है। तो चॉइस आपके पास ये है कि आप किसी तरह से दिवालिये को बचाएं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ और खाने पीने की अशिया की कीमत, आप ये देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, प्याज की कीमत तकरीबन 5 गुना हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो चॉइस आपके पास एक ही है कि किसी तरह से मुल्क को दिवालिये से बचाएं बचाएं बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, आपने फरमाया रेमिटेंस तकरीबन 19% कम हो गई है। जब इंटर बैंक और उसमें 30 रुपए का फर्क हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा, आपने फरमाया कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए क्या आप समझते हैं हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है ये सही डायरेक्शन में जा रही है और इसी से ही मुल्क की बका है? ये जरा इस पर रहनुमाई फरमाएं आम लोगों के लिए। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस सख्त जिसे कहते हैं पॉलिसीज को लेना पड़ता है जब कोई मुल्क दिवालिये के करीब हो, मुझे बहुत मजबूरी से कहना पड़ रहा है कि ये हुकूमत अभी तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हम कोशिश करके रोकें। और IMF का प्रोग्राम तो जिसे कहते हैं ना हवा में है, इस वक्त सस्पेंडेड है और ख़तरा ये मौजूद है कि अगर इस पे कुछ आपने नहीं किया अनकरीब तो सस्पेंड हो जाएगा बहुत अरसे के लिए, जिस तरह 2019 में हुआ था। तो
ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो एक तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डॉर्मेंट हो चुकी है और कोई आगे काम नहीं चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक क्रक्स में सुनाता हूँ आपको। ये शबर जैदी साहब बड़े नॉन लॉयर हैं, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब, जेनेवा और यूए से हमें कोई माशी सपोर्ट नहीं मिली और जो है उसके ना मिलने के बाद पीडीएम भी अब इंटरेस्टेड नहीं है सख्त फैसले करने में, अपनी सियासी कास्ट देने को तैयार नहीं है। अबूरी हुकूमत हो, सख्त फैसले करे और बाद में इलेक्शन। आप समझते हैं, या वरना हुकूमत अगली जो आएगी वो 2 महीने का टाइम होगा उसके पास। डू यू थिंक दीज फियर्स आर क्वाइट ये दुरुस्त हैं? सितंबर के बाद से हमारी उम्मीद ये थी कि हमारी हुकूमत माशाल्लाह काफ़ी, इसमें ऐसे लोग हैं जो उनको पहले की एक्सपीरियंस मौजूद है कि वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, नवा रिव्यू कंप्लीट होगा, स्टेप्स लिए जाएंगे और स्किलफुली इकॉनमी को सैल्वेज किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ है और अब तो मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है कि शायद मुनासिब पॉलिसी ये होगी पाकिस्तान के लिए कि हम तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जाएं और जो भी हुकूमत आती है उसके बाद उनके पास मैंडेट होना चाहिए और उस वक्त, हालांकि काफ़ी लेट हो चुका होगा, सख्त से सख्त इक़दाम लेकर मुल्क को दिवालिये से बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज 2 रहनुमाई फरमाए। आज एक खबर आई है कि एक ही दिन में 200 अरब डूब रहा है और ये हुकूमत अगर रहती है और 8-10 महीने इन्हीं तरीकों से पॉलिसी दे रही है जिनके खदशात आप इजहार कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता फिर मुमकिन है कि हम डिफॉल्ट के से बच ही ना पाए अगर 8 महीने यही पॉलिसी तसलसल से जारी रहती हैं जो अब तरीका चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाज़े तौर पर खतरा बढ़ता जा रहा है। आप इक़दामात मुनासिब जो आपने खुद कमिटमेंट किए थे वो आप नहीं ले रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और जो जनीवा में आपको कमिटमेंट्स मिले हैं वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट रिलेटेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। हमें इस वक्त अगले 6 महीने में तकरीबन 17 अरब डॉलर और की ज़रूरत है और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि IMF का प्रोग्राम की छतरी फ़ौरन से फ़ौरन हासिल करें, इक़दामात लें, आगे बढ़ें, वरना जो उसके बाद होगा वो हद से ज़्यादा परेशान कुन होगा। मैं आपको क्या बताऊं कि जो हालात दिवाली के बाद मुल्कों के होते हैं वो हैरत अंगेज, खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। डॉक्टर साहब, इलेक्शन तो यकीनन हल है और हम सब उस पर एक हमारा कॉन्सेंसस भी है। विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, ये जो टीम है अब इस वक्त मैशत की, इसको हम देख चुके हैं। खान साहब की टीम में भी जो कुछ लोग हैं, आई विल नॉट नेम देम, क्या क्वालिटी नज़र आती है और क्या विल दे बी इक्वल टू दी ओकेजन जो टीमें अभी हैं हमारी सियासी पार्टियों के पास? क्योंकि अल्टीमेटली मैंडेट तो मिल जाएगा, काम तो इन्होंने करना है। इसको आप कैसे देखते हैं? बात दरअसल ये है कि हमारे जो जमहूरियत का निज़ाम है उसमें हम कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम कुछ जो पोस्ट होते हैं उसमें ऐसे लोग हों जिनका बाकी उस फील्ड में एक्सपर्टीज काफ़ी मौजूद है। अब आप ये देखिए कि शायद अनकरीब जो PTI की पार्टी है वो शायद एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन पेश करने वाले हैं कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत मुनासिब होगा। इसके नतीजे में डायलॉग शुरू होना चाहिए और आपस में बैठकर, और हमारा एस्टेब्लिशमेंट भी अब उनको भी ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि सब एक जगह बैठें। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई मुनासिब, मगर उसका नतीजा कोई इसलिए नहीं निकला कि स्पेसिफिक प्रपोजल्स पे डिस्कशंस नहीं हुए और एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब आपको यही करना है, नो ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का लंबा ट्वीट मैं नहीं पढ़ता, मगर वो हमें बता रहे हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ कितनी है, बच्चे बर्बाद हो गए, 8 करोड़ बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। किस तरह लगता है किसी सोशलिस्ट पार्टी का मंशूर पढ़ रहे हैं वो, हालांकि वो खुद भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो अभी आपने बड़ी खबर दी है कि कोई प्रेपरेशन कर रही है PTI, डू यू हैव एनी इनसाइट इनटू दैट कि क्या
कर रहे हैं और वो कितना इफेक्टिव होगा, अगर आप इतना बता सकें हमें, जो पीटीआई के पास है ब्लूप्रिंट इसका। मैं इस वक्त मुझसे हालांकि शौकत तरीन साहब जब नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त मैं हुकूमत में था, हाईबीड बैंक के जब प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनको जानता हूँ। और कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन ले आएँ और पब्लिक डिबेट के लिए ले आएँ, और मजबूरन हमारी पीडीएम की हुकूमत को भी उस सिलसिले में जवाबदेह होना ही पड़ेगा। ये एक तरीका है आगे बढ़ने का और एक ओवरऑल नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाने का, अपने माशी हालात को संभालने का। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, और आपकी गाइड कुछ सुने और उस तक बात की जाए। बड़ी साहब वक्त कम है, थोड़ी सी एक खबर करनी है हमने थोड़ी सी। बड़ी साहब एक वैक्सीन की, जो पोलियो की वैक्सीन है, 16 तारीख से, क्योंकि ये बड़ा हमारे लिए एक स्टिग्मा है, हर मुल्क में जाने से पहले भट्टी साहब यहाँ हमें वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपको पता है, मैं भी जब इधर जा रहा था बाकू वगैरह में, तो उन्होंने कहा जी ये भी ला के दें आप। तो ये 16 तारीख से 20 जनवरी तक ये जारी होगी, तो मतलब लोगों से दरख्वास्त है। हमारी पाकिस्तान की हर आवाम से, चाहे वो शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, कहीं या खुदा के लिए अपने बच्चों को पोलियो को कतरे पिलाएं। 16 से 20 तक की है, ताकि आपके बच्चे कल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आपके बच्चे तंदुरुस्त होंगे, पाकिस्तान तंदुरुस्त होगा, आपके बच्चे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। लेकिन मैं बच्चों से, मुझे याद है, पोलियो के कतरे वैक्सीन पिलाने से, इसको अल्लाह का भी शरअन भी हुक्म है और दुनिया का भी, खुदा के लिए किसी प्रोपेगेंडा में ना है। पोलियो के बच्चे अपनी नई नस्ल को सेहतमंद रखने के लिए हर हाल में पिलाएं, इसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें। पोलियो की टीमें हर घर घर जा रही हैं, तकरीबन आपके लिए जा रही हैं, नई नस्ल के लिए जा रही हैं। अरब ममालिक में तकरीबन ये सारा कंप्लीट हो चुकी है, ये वैक्सीनेशन यहाँ भी हो जानी चाहिए। लेकिन बच्चों से फिर मुझे याद आया, भट्टी साहब, चलें ये तो हमारा एक पब्लिक सर्विस मैसेज ही समझ लें आप, लेकिन ये इसलिए, मगर भट्टी साहब ये जो मिफ्ताह इस्माइल साहब मुझे बता रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो जो ये कहानी तो हम पढ़ते रहे, बच्चे को स्टंटेड ग्रोथ वाले कितने बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ वाले, अपना बच्चे वेस्टेड कितने हैं, मतलब हम तो ये भी बताते हैं कि हमारे तबके का बच्चा जो है, भट्टी साहब ये मेरी रहनुमाई कराएं। एलीट कैप्चर क्या होता है कि चंद लोगों ने 22 करोड़ आवाम की इकोनॉमी को गुलाम बनाया हुआ। एलीट कैप्चर से मुराद क्या है? मुराद सादा लफ्ज़ों में ये, मुराद सादा ये है कि आपके पास सियासी ताकत भी है, ज़राए पैदावार भी आपके पास हैं, बैंकों के भी आप मालिक हैं, कानून आपकी मर्जी के बनते हैं, आप जाती कारोबार करते हैं जो आपका असल धंधा है, और आगे आपने भेस बदला हुआ सियासतदानों का, ये बात है, इसे ये एलीट कैप्चर कहते हैं। और यही आज हमें इस दाने पे ले आया जो आप हफीज शेख साहब कह रहे थे, मगर इसको कौन बदलेगा? इंशाल्लाह कोई ना कोई तो बदलेगा, इस मुल्क के अवाम ही बदलेंगे। इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।